दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सब जान रहे हैं दोस्तों, 2023 का बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 16 फरवरी से। आपका 16 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का ही होने वाला है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं एक वायरस सेट कराऊंगा दोस्तों, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है दोस्तों। समझिए किसी तरह से ये सेट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, इसलिए मैं इस सेट को करा रहा हूँ दोस्तों। यह मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में करा रहा हूँ दोस्तों, पर इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के करिएगा। इसका हर एक प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं और सॉल्व करते हैं तो मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से हिंदी में तो कोई रोक ही नहीं सकता, और आप हिंदी में तो टॉप करेंगे पक्का। मेरी 100% गारंटी है, आप हिंदी में टॉप करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इस सेट में प्रश्न है। तो पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ निर्देश दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 होगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपको 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा। निर्देश जो होते हैं, पहला निर्देश अब जैसा कि जान ही रहे हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, अ और ब में। क्लियर है ना। और तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, 2023 के नए नियमानुसार आपको ओएमआर शीट पे पेपर देना है। आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे खंड अ में, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना है। ऐसे ऐसे गोला दिया जाएगा, उस सर्कल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कलर कर देना है ब्लैक पेन या ब्लू पेन की सहायता से। क्लियर ना। और अगला पॉइंट क्या दिया है उसको देख सकते हैं आप। अगला निर्देश दिया है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब आपका जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा, हर बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होगा। क्लियर है ना। और 5वां पॉइंट दिया है, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब आप 1 घंटे में बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और 2 घंटे में आप लिखित पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने देर में कितने पेपर को कितना जल्दी आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करते हैं। और लास्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आप हाफ ईयरली एग्जाम भी दिए होंगे, नहीं तो अपने स्कूल में 9th का पेपर दिए होंगे, तो उसमें भी हर एक पेपर के सामने, हर एक क्वेश्चन के सामने उसका अंक निर्धारित होता है। जैसे कि यह क्वेश्चन है हमारा, यह 4 नंबर का, तो इसके सामने 4 अंक लिखा होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, जो कि 1 नंबर का है हमारा। पहला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, जैसा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दोस्तों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला दिया है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा दिया है शुक्लोत्तर युग। दोस्तों, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक है दोस्तों? शुक्ल युग के लेखक हैं। क्लियर है ना। अब प्रश्न 2 क्या दिया है दोस्तों, उसको देख लीजिए। प्रश्न 2 हमारा दिया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। पूछ रहा है आपसे कि चिंतामणि जो है यह किस विधा की रचना है, निबंध विधा की, कि कविता विधा की नाटक विधा की, कहानी विधा की। तो दोस्तों, जो चिंतामणि है यह निबंध विधा की रचना है। क्लियर है, निबंध विधा की रचना है। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया है, विकल्प में देख सकते हैं, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की निराला की हरि कृष्ण प्रेमी की। दोस्तों, गबन जो है, गोदान जो है, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। क्लियर ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। क्लियर है ना। यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। और चौथा विकल्प प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 ईस्वी तक होती है। मतलब कि आपके चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? दूसरा वाला होगा। 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय अवधि होती है। क्लियर है ना। तो आइए 5वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि 5वां है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना है, कि आत्मकथा विधा की रचना है, कि साक्षात्कार भेंटवार की रचना है, कि रेखाचित्र की रचना है। दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर यह आत्मकथा की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? यह आत्मकथा पे आधारित रचना है। क्लियर ना। और अगला क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, अगला बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो दोस्तों, प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है दोस्तों? द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर ना। भारतेंदु युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, ना ही छायावादी युग की है, ना ही प्रगतिवादी युग की है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और दोस्तों, मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों। ये हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाता है, इसलिए ये आपके भी सेट में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। मधुशाला दोस्तों, यह किसकी रचना है दोस्तों? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत।
दोस्तों मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की। अब प्रश्न संख्या 8 क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों जो भारत भारती रचना है दोस्तों, यह मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी रचना है? यह मैथिली शरण गुप्त की। और नवा प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, उसको देख सकते हैं। नवा प्रश्न है हमारा कि आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो दोस्तों आधुनिक काल जो है वो 1843 से अब तक है। कहीं कहीं 1850 भी लिखा होगा दोस्तों, तो उससे आप कंफ्यूजन में मत आइएगा दोस्तों। 1850 भी होता है, 1843 भी होता है। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में 1843 ना देकर 1850 दिया तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, आप उसी को टिक करेंगे। क्लियर है ना? अभी तक के लिए इसका आंसर क्या होगा? नवे का पहला वाला होगा, 1843 से अब तक। और प्रश्न संख्या 10 क्या है दोस्तों, देखते हैं। मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के। दोस्तों ये जो मतीराम कवि हैं दोस्तों, रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं दोस्तों? रीति काल के कवि हैं। क्लियर है ना? तो यह प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। अब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है कि रति होता है कि हास होता है कि निर्वेद होता है? दोस्तों शोक तो करुण रस का होता है, रति श्रृंगार रस का होता है, निर्वेद शांत रस का होता है। तो बचा क्या? हास। हास किस रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों? हास इस हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हास। और 12वां क्या दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। 12वां दिया है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पूछ रहा है आपसे दोस्तों। कहीं मनो आ गया, मनु आ गया, तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या होगा? दोसरा वाला, कि इसमें कौन सी अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है ना? और 13वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। इसमें पूछा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों रोला छंद में ना ही 3 चरण होते हैं, ना ही 2 चरण होते हैं, ना ही 5 चरण होते हैं। रोला छंद में टोटली पूरा मिलाकर 4 चरण होते हैं। क्लियर ना? कितने चरण होते हैं रोला छंद में? 4 चरण होते हैं। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला आप देख सकते हैं, जैसा कि अगला दिया है 14वां, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए दोस्तों, तो उपसर्ग बहुत ही सिंपल है। कोई भी शब्द लिखा है उसके सामने का जो भी वर्ड होगा वही उसका उपसर्ग होगा। तो आकर्षक शब्द का पहला वर्ड क्या है? आ है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा वाला हो गया। क्लियर ना? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या है? चौथा है। आकर्षक में आ उपसर्ग होता है। और प्रत्यय जस इसका अपोजिट होता है दोस्तों उपसर्ग का। इसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है वही इसका क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय होता है। प्रत्यय अगर आपसे पूछेगा तब उसमें ऐसे बता देंगे, पर इसमें कुछ और पूछा है। इसमें पूछा है आपसे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दोस्तों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और एक और प्रत्यय होता है दोस्तों। मतलब टोटली कितने प्रत्यय होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर ना दोस्तों? और अगला प्रश्न आपसे पूछा है फ्रेंड्स 16वें में, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है? वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुब्रीहि समास है। यह क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में मेरी 100% गारंटी दोस्तों नहीं पूछेगा। क्या होगा? नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों को केवल द्वंद्व समास पढ़ना है आपको, और द्विगु समास पढ़ना है। कौन कौन सा समास पढ़ना है? द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ना है। इसलिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समास से रिलेटेड, उसमें आपको खोजना है कहीं द्वंद्व समास दिया है, कहीं द्विगु समास दिया है। जो दिया रहेगा उसी में कंपेयर करके आप उसका आंसर टिक कर देंगे। पर यहाँ पे दोस्तों जो पीताम्बर है, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी या श्री कृष्ण, क्या होगा? इसका बहुब्रीहि समास है। क्लियर है ना? और दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल पूछता है व्याकरण से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू का तत्सम रूप, अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो दोस्तों आंसू का जो तत्सम रूप होता है, मतलब आंसू का शुद्ध रूप क्या होता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है दोस्तों। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। तो 17वें का आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा। क्लियर है ना? तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, 18वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है हमारा। यण संधि का सूत्र है। यण संधि का मतलब सूत्र आपसे पूछ रहा है। अधगुणा या गुण संधि का सूत्र है। अकसवड़े दीर्घ या दीर्घ संधि का सूत्र है। इको यणची, इसमें यड़ आ गया ना, तो मतलब ये यड़ संधि का सूत्र है। क्लियर ना? यड़ संधि का कौन सा सूत्र है? इको यणची। तीसरा वाला इसका आंसर हो गया 18वें का। और 19वां क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। 19वां है बहुविकल्पी प्रश्न हमारा, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों फलस शब्द जो है इसका आंसर होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस शब्द षष्ठी विभक्ति की है और इसका वचन है एक। क्लियर दोस्तों? फलस शब्द का वचन और विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। 19वां का आंसर पहला वाला होगा। क्लियर ना दोस्तों?
फर्स्ट वाला होगा। और 20वां प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। 20वां पूछ रहा है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। दोस्तों अपठत जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमारा दूसरा वाला प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत में अपठत अपठताम अपठन ऐसे करके आता है ना, तो अपठत पहले ही आता है, तो इसका मतलब प्रथम पुरुष है, एक वचन में आता है मतलब एक वचन है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर है ना दोस्तों। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए। तो आइए अब एकदम जल्दी से धुआं उड़ा देते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत ही सिंपल मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, इस प्रकार हर एक प्रश्नों को बताऊंगा दोस्तों कि आप बोर्ड एग्जाम मेरी 100% गारंटी, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, आपका केवल इस वीडियो से 50 नंबर, 70 में 50 नंबर आपका केवल इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। और अगर और अच्छी से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे एक आध लेक्चर को और देख लेते हैं, तो आपका 70 में 70 आने से दोस्तों कोई भी नहीं रचता, ये मेरी 100% गारंटी है। क्लियर ना। तो आइए देखते हैं क्या है। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्य खंड आपको दिया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विषाद अकबर मन बनाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। क्लियर ना दोस्तों। तो पहली बात तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, यह यहीं से क्लियर हो गया। इसमें मित्रता नाम का वर्ड आ गया, शब्द आ गया, मतलब कि यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। क्लियर ना। तो इसका गद्यांश तो आप ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, इसका संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ में हेडिंग करेंगे आप, संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर ना। अब दोस्तों गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये काफी स्टूडेंट समझ नहीं पाते किस प्रकार अब मैं व्याख्या करूं किसी भी रेखांकित अंश का। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, देखिए यही है ना, ये आपको दिया है, आपको किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो तो आपको बस उस लेखक का नाम लिख देना है। जैसे कि इसमें लिख देंगे, आप व्याख्या हेडिंग करेंगे और लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि, फिर जितना भी अंडरलाइन वहां से वहां तक पूरा टोटल छाप देना है आपको। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे अर्थात कवि का कहना यह है कि इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छा लगे मित्रता से रिलेटेड वही पॉइंट आपको लिख देना है, बस इसकी व्याख्या हो गई दोस्तों। बहुत ही सिंपल है व्याख्या दोस्तों, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस गद्य खंड में आपको बस एक चीज देखना है कि वो किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है गद्य खंड में दोस्तों। और मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, इस प्रकार अगर आप बोर्ड में करके आएंगे तो गद्य में आपका 6 नंबर पूरा पक्का मिलेगा, 1 नंबर भी आपका कोई नहीं काटेगा दोस्तों, 100% मेरी गारंटी है। और दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देख सकते हैं। तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। पहली बात तो दोस्तों जो अनदर क्वेश्चन पूछता है, तीसरा या चौथा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर उसी गद्य खंड में दिया होगा। क्लियर ना, इसका आंसर उसी गद्य खंड में दिया होगा, आप वहां से खोज कर लिख सकते हैं। और अथवा करके दोस्तों एक और गद्य खंड दिया होगा आपको, उसको भी अगर आप करते हैं, अगर पहले वाले को नहीं करते हैं, अगर दूसरा आ रहा है उसी को करते हैं, तो उसमें भी आपको 6 नंबर पक्का मिलेगा। क्लियर है ना। तो देख सकते हैं अगला क्या है। अगला दिया है दोस्तों, हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचाना रहेगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। दोस्तों यह जैसा कि आप सब जान रहे हैं ममता चैप्टर का, किस चैप्टर का दोस्तों, ममता चैप्टर का। इसका यही पैराग्राफ है दोस्तों जिसमें ममता शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, और इसके हर एक पैराग्राफ में दोस्तों ममता हर जगह लिखा होता है, जिससे आप पहचान लें कि यह ममता नामक चैप्टर का है। मैं पहले भी आपको बताया था, आप भी बता रहा हूं दोस्तों, ममता और मित्रता यह दोनों चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर यह दोनों को आप पढ़ के जाते हैं, पक्का एक इसमें से फंस जाएगा आपका, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आप अच्छी प्रकार से अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, यह मेरी 100% गारंटी है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका क्या करना है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। चैप्टर का नाम आपको पता चल गया कि ममता नामक चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, तो बस इसका हो गया संदर्भ ना, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद और चैप्टर का नाम ममता। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है दोस्तों, जिस प्रकार ऊपर वाले में व्याख्या करेंगे उसी प्रकार इसमें भी आपको व्याख्या कर देना, लिख देना है। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचाना रह जाएगा,
अर्थात कवि का यह कहना है कि इसमें जो आपको टॉपिक सही लगे, जो जहाँ से जहाँ तक आपको लाइन सही लगे वही आपको डिट्टू लिख देना है। आपको पक्का 6 नंबर पूरा 100% मेरी गारंटी पूरा मिलेगा। एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा दोस्तों अगर इस प्रकार लिखते हैं तो। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। आप खोजिएगा, थोड़ा मेहनत करेंगे तभी दोस्तों आपको कुछ इसका फल मिलेगा दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्लियर ना दोस्तों? 6 नंबर आपका इस प्रकार बहुत चुटकियों में मिल जाएगा। अब पद्यखंड दोस्तों, पद्यखंड में भी आपको 6 नंबर मिलेगा। पद्यखंड में दोस्तों देख सकते हैं, पहला पद्यखंड दिया है, चरण कमल बंधो हरि जाई, जाकी कृपा पांगु गिरी लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंग पुनि बोले, रंग चले शिक्षत रहे, सूरदास स्वामी कवड़ा में बार बार बंद होती है पाई। दोस्तों पहली बात तो सूरदास का यह चैप्टर है। सूरदास अपने हर एक पद में, हर एक खंड में जितनी भी वो दोहा लिखे हैं उसमें अपना नाम लिख देते हैं। इससे तो आप पकड़ में ले लेंगे कि ये सूरदास का है। क्लियर दोस्तों? ये सूरदास का है क्योंकि इसमें सूरदास का नाम आ गया है और यह पद नामक शीर्षक से लिया गया है, उनके पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्लियर ना? इस प्रकार आप इसका संदर्भ बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि सूरदास जी हैं। बस इसका हो गया संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है दोस्तों, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? लिख देंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि बहिरा सुना है गूंग पुनि बोले, अर्थात उनका कहना यह है कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और दरिद्र व्यक्ति या रंक व्यक्ति या गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके राजा के समान चलने लगता है। बस इसका अर्थ यही हो गया दोस्तों, एकदम क्लियर है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, उसको आप अच्छी प्रकार से खोज कर लिख सकते हैं। क्लियर ना? अब अगला भी दिया दोस्तों, अगर पहला आपको नहीं आ रहा तो आप दूसरे का लिख सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अथवा करके देंगे दोस्तों, अगर आप पढ़ें अच्छी प्रकार से तो एक नहीं तो दूसरा तो आपका पक्का फंस जाएगा, जिस प्रकार आप 6 नंबर पद्यांश में भी अचीव कर लेंगे। तो दूसरा क्या दिया दोस्तों, उसको भी देख सकते हैं। दूसरा दिया है, सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिनय, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेई अवसर से ही रावै, अवलोकति लोचन अवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली। दोस्तों इसमें भी देखिए तुलसी, मतलब तुलसी आ गया, मतलब तुलसीदास का है। किसका है दोस्तों? यह तुलसीदास का है। और किस शीर्षक से लिया गया? वन पथ पर, वन पथ पर। क्लियर है ना? वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऐसा आप इसका संदर्भ लिख देंगे। और इसी प्रकार जिस प्रकार मैं उसमें बताया हूँ व्याख्या लिखने के लिए, उसी प्रकार इसकी व्याख्या भी लिख देंगे। और जितने भी अनदर क्वेश्चन किए रहेंगे उसका भी आंसर आपको उसी में मिलेगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों। 6 नंबर तो आपका इस प्रकार एकदम अच्छी प्रकार से पक्का हो गया दोस्तों। 100% आप 6 नंबर अच्छी प्रकार से अचीव कर लेंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों। और मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं, थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, तो 50 नंबर 70-50 नंबर तो आप यूं पा जाएंगे दोस्तों, इस वीडियो को केवल देखते देखते। क्लियर है ना? प्रश्न संख्या 3 क्या है दोस्तों, देखते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों मैं पहले बताया था वाराणसी जो चैप्टर है संस्कृत में अनुवाद संस्कृत वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी का पहला पैराग्राफ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, मुगल युवराज दारासिको आत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, सर्वेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, यत तेन उपनिषेधाम अनुवाद पारसी भाषायाम करिता। क्लियर दोस्तों? यह वाराणसी नामक चैप्टर का है। आप बहुत अच्छी प्रकार से अगर वाराणसी नामक चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी प्रकार से क्वेश्चन बैंक की सहायता से भी इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और अथवा करके भी एक और दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। अथवा करके दिया है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति या भारतीय संस्कृति नामक पैरा चैप्टर से लिया गया है अनुवाद संस्कृत के। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसका कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है दोस्तों, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा दोस्तों, पूरा 5 नंबर मिलेगा अगर आप अच्छी प्रकार से करते हैं तो। क्या करना है दोस्तों, इसमें दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। पहला दिया है, मानव मित्ता प्रियो भवति, क्रोध मित्वा न संस्कृति, काम मित्वार्थवान भवति, लोभ मित्वा सुखी भवेत्। और अथवा करके दिया है दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों मैं पहले भी बताया था दोस्तों, अब भी बता रहा हूँ दोस्तों, यह जो पैराग्राफ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको क्या बताऊं, इस प्रकार इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं दोस्तों तो मेरी 100% गारंटी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। और दोस्तों यही एक ऐसा संस्कृत का पैराग्राफ है दोस्तों जो कि आपको 5 नंबर पूरा का पूरा 5 नंबर आपको दिलाएगा। इस दोस्तों इसको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, इसके साथ साथ इसको भी पढ़ लीजिएगा, मानव मित्ता प्रियोगति, यह आपके सुभाषितम नामक चैप्टर से रिलेटेड होगा, देख सकते हैं आप अपने बुक में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्या होता है, उत्तर प्रदेश का होता है कुछ होता होगा दोस्तों,
देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का क्या होता है, इसमें हम खोज के अभी आपको बता दें उत्तर प्रदेश का क्या होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश का दोस्तों तुमुल खंड काव्य होता है। उत्तर प्रदेश जिले में जितने भी पूछे जाते हैं खंड काव्य, केवल तुमुल खंड काव्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। इसी प्रकार हर एक जिले का अलग अलग, गोंडा का जो होता है, गोंडा का देख सकते हैं दोस्तों, गोंडा का दिखा रहे हैं आपको, गोंडा का क्या होता है। गोंडा का दोस्तों ज्योति जवाहर खंड काव्य होता है। क्लियर ना। गोंडा जिले का ज्योति जवाहर खंड काव्य होता है। इसलिए दोस्तों हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप क्वेश्चन बैंक की सहायता से देख सकते हैं कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, हमको कौन सा खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। आपको आपके स्कूल में शिक्षक भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार किस खंड काव्य को पढ़ना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल खंड काव्य को आपको केवल कहानी को उसको समझना है। क्या करना है दोस्तों, समझना है। समझ लेंगे तो आप इसके हर एक खंड काव्य का आंसर बहुत ही सिंपल ही तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। क्लियर ना। और अगला क्या दिया दोस्तों, देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों रटने के लिए अगर आप रटना चाहेंगे तो जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का लोगों का रट लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वैसे तो कोई भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पेपर तो मैं बनाया नहीं हूँ, कोई भी जीवन परिचय आ सकता है। और दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि हर एक लेखक का जीवन परिचय में चुटकियों में, दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ 5 मिनट, जिसको कहते हैं 5 मिनट, घड़ी से देख कर आप 5 मिनट अगर समय देंगे, मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ट्रिक से, केवल एक ट्रिक है दोस्तों, उसी ट्रिक से आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय केवल उसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। केवल एक फॉर्मेट आपको याद करना है और किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। वैसे रटेंगे तो रटते रटते परेशान हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में केवल एक जीवन परिचय लिख कर आएंगे और केवल 5 नंबर ही पा कर आएंगे और फिर फेल हो जाएंगे। क्लियर ना। इसलिए अगर आपको वो ट्रिक जरूरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस ट्रिक को देखकर बहुत ही अच्छी प्रकार से किसी भी लेखक या जीवन परिचय का, किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय बहुत ही चुटकियों में आ सकते हैं, वो भी मात्र 5 मिनट के अंदर। छठवां क्या दिया है दोस्तों, छठवां देख सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास दिया है, सुमित्रा पंत दिया है, महाकवि सूरदास। दोस्तों इंपॉर्टेंट के लिए इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास इंपॉर्टेंट है, महाकवि सूरदास इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको समझ के लिखना है तो इसका भी ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय चुटकियों में याद करें, उसी लिंक को आप टच करके बहुत अच्छी प्रकार से किसी भी लेखक या जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छी प्रकार से भली भांति आप याद कर सकते हैं। क्लियर ना दोस्तों। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैं बताऊं दोस्तों कि उसको आप पढ़ लेंगे अगर अच्छी प्रकार से, जो था सर्वभंतु सुखना सर्वसंतु निरामया, तो अगर वो उसमें काम नहीं देगा तो आपके इसमें काम देगा, और आपके इसमें आपको 4 नंबर या 2 नंबर आपको पक्का करा देगा। क्लियर ना। कि अगर आप उस श्लोक को याद किए रहेंगे तो आप उस श्लोक को इसमें लिखकर 2 नंबर अपना अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर ना दोस्तों। और दोस्तों 8वां प्रश्न क्या दिया देख सकते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 4 नंबर आपको मिल जाता है, एकदम एकदम चुटकियों मिल जाता है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं है। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा है, इतना सिंपल कि आप सोच नहीं सकते हैं। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा का आसित, चंद्रशेखर का आसित, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते होता है दोस्तों। इसका उत्तर बस जहाँ क्वेश्चन किया रहता है बस वहीं पे आप उसका आंसर एक शब्द का होता है, बस वही लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे वीरा है पूजते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वीरा वीरेण पूजते, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्ता आसित। बस इसी प्रकार हर एक प्रश्न का उत्तर आप संस्कृत वाला दे सकते हैं और 4 नंबर दोस्तों चुटकियों में अचीव कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरी 100% गारंटी है। और लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आएगा आपका निबंध लिखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 9 नंबर का पूरा टोटली होगा दोस्तों। अगर आप अच्छी प्रकार से भली बात देते हैं तो आपको 9 नंबर या 10 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। पहला दिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा दिया है आतंकवाद कारण, तीसरा दिया है जनसंख्या एवं लाभ, चौथा दिया है नारी शक्ति सशक्तिकरण। दोस्तों इसमें से एक टॉपिक ऐसा जो कि हर साल हर एक सेट में आता है, आज तक किसी साल ऐसा हुआ ही नहीं कि वो आया ही नहीं वो टॉपिक, वो है दोस्तों पर्यावरण। क्या है दोस्तों, पर्यावरण। अगर आप इस टॉपिक पे याद कर लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में दोस्तों टॉप करेंगे और टॉपर बनकर ही आएंगे दोस्तों। धन्यवाद। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में इस सेट पेपर को मैं बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह सेट पेपर एक वायरस सेट पेपर था। इस सेट पेपर की बोर्ड एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी थी दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से नहीं समझे तो एक बार पुनः देखिएगा, मेरी 100% गारंटी आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।